कहते हैं हर भूतिया घर के पीछे कोई ना कोई दर्दनाक कहानी छिपी होती है। लेकिन अमेरिका के अरकानसास में मौजूद बेटिस हाउस की कहानी कुछ अलग है। यहाँ के लोग किसी आत्मा से नहीं डरते थे, वो उस इंसान से डरते थे जो कभी इस घर में रहता था। एक ऐसा इंसान जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे जानवरों की चीखों में सुकून मिलता था। एक ऐसा बेटा जिससे उसके अपने माता पिता कांपते थे, और एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही पूरे शहर में खामोशी छा जाती थी। फिर एक दिन उसकी मौत हो गई। लोगों ने सोचा कि अब सब खत्म हो गया होगा, लेकिन कुछ साल बाद जब नए लोग उस घर में रहने आए तो उनके साथ ऐसी घटनाएं होने लगी जिसका कोई जवाब नहीं था, मानो कोई अब भी उस घर पर अपना हक जता रहा हो। चलिए जानते हैं एक ऐसे इंसान और एक ऐसे घर की कहानी जिसका नाम आज भी अमेरिका की सबसे डरावनी कहानियों में लिया जाता है, द डॉग बॉय ऑफ बेटिस हाउस। जहां से रोशनी खत्म होती है, कहानी वहीं से शुरू होती है। स्वागत है आपका एक बार फिर से डेडलाइट स्टोरीज में। तो कहानी की शुरुआत होती है 1890 के आसपास बने एक खूबसूरत विक्टोरियन घर से। यह घर क्विटमैन शहर की सबसे शानदार इमारतों में से एक माना जाता था। 1950 की दशक की शुरुआत में फ्लैट बेटिस और उसकी पत्नी एलिन बेटिस इस घर में रहने आए। दोनों बेहद शांत और सम्मानित लोग थे। शहर के लोग उनकी ईमानदारी की मिसाल देते थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक चीज की कमी थी। शादी के कई साल बाद भी उनका कोई संतान नहीं था। दोनों हर दिन भगवान से एक बच्चे की दुआ करते थे। फिर 1954 में उनकी प्रार्थना पूरी हुई। एलिन ने एक बच्चे को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया गेराल्ड फ्लायड बेटिस। माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें लगता था कि अब उनकी जिंदगी पूरी हो गई है, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। गेराल्ड शुरू से ही बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। वो बहुत गुस्सैल था। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी स्टिफनेस दिखाई देती थी। स्कूल में वो अक्सर दूसरे बच्चों को डराता और परेशान करता था। शुरू में लोगों ने इसे सामान्य शरारत समझा, लेकिन आगे चल के ये उनके लिए एक खतरा बनने वाला था। फिर समय बीतता गया। गेराल्ड अब थोड़ा बड़ा हो गया था, लेकिन उसके साथ एक और चीज भी बड़ी होती जा रही थी, उसकी क्रूरता। जहाँ दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, वहीं गेराल्ड को जानवरों को पकड़ने में मजा आता था। वो सड़कों पर घूम रहे आवारा कुत्तों और बिल्लियों को अपने घर ले आता। पहले लोगों को लगा कि शायद उसे जानवरों से प्यार होगा, लेकिन सच्चाई बहुत भयानक थी। गेराल्ड उन जानवरों को घर के पीछे बने कमरों में बंद कर देता था, फिर घंटों तक उन्हें तड़पाता। वो इतना भयानक टॉर्चर करता था जिसे मैं आपको बता नहीं सकता। रात के समय पड़ोसियों को अक्सर जानवरों की दर्दनाक रोने और चिल्लाने की आवाज सुनाई देती थी। वो लोगों के साथ भी पागलों जैसा व्यवहार करता था, लेकिन कोई भी उसके खिलाफ कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। धीरे धीरे पूरे शहर में उसकी चर्चा होने लगी। लोग उससे डरने लगे। बच्चों को उसके घर के पास जाने से मना किया जाने लगा। फिर एक दिन किसी ने उसे एक नया नाम दिया, डॉग बॉय, और देखते ही देखते पूरा शहर उसे इसी नाम से बुलाने लगा। गेराल्ड को इस नाम से कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि ऐसा लगता था जैसे उसे ये नाम पसंद था। जैसे जैसे गेराल्ड बड़ा होता गया, उसका व्यवहार और भी डरावना होता गया। 6 फीट 4 इंच लंबा भारी भरकम गेराल्ड अब पूरे घर में डर का दूसरा नाम बन गया था। सबसे दुखद बात यह थी कि उसके अत्याचारों का शिकार उसके अपने बूढ़े माता पिता बनने लगे। वो उन्हें घर के ऊपरी मंजिल पर बने एक छोटे से कमरे में बंद रखता था। कई दिनों तक उन्हें ठीक से खाना पानी तक नहीं मिलता। अगर वो नीचे आने या किसी से मदद मांगने की कोशिश करते तो गेराल्ड उन्हें सीढ़ियों से नीचे फेंक देने की धमकी देता था। आप खुद सोचकर देखिए वो कितना गिरा हुआ इंसान था। फिर साल 1981 में इस कहानी ने एक और रहस्यमय मोड़ लिया। गेराल्ड के पिता फ्लायर बेटिस की अचानक घर में मौत हो गई। पुलिस रिकॉर्ड में इसे नेचुरल डेथ बताया गया, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच एक अलग ही चर्चा चल रही थी। कई लोगों को शक था कि गेराल्ड ने ही अपने पिता को धक्का देकर उनकी जान ली थी। हालांकि इस बात का कभी कोई पक्का सबूत नहीं मिला। पिता की मौत के बाद उसकी मां एलिन पूरी तरह अकेली पड़ गई। घर में उन्हें बचाने वाला अब कोई नहीं था। कहा जाता है कि इसके बाद गेराल्ड का अत्याचार और भी बढ़ गया। समय के साथ साथ गेराल्ड न केवल लोगों को डराता धमकाता था, बल्कि कई इलीगल एक्टिविटीज में भी वो शामिल हो गया था।
अपने घर के पीछे उसने एक सीक्रेट कमरा बनवाया जहां वो गैर कानूनी रूप से नशीला पदार्थ उगाने और बेचने का काम करने लगा। सालों तक उसके टॉर्चर सहने के बाद उसकी मां एलिन बेटिस ने आखिरकार हिम्मत जुटाई। उसने किसी तरह पुलिस को गेराल्ड की सारी गतिविधियों के बारे में बता दिया। पुलिस ने तुरंत घर पर छापा मारा, जहां जांच में गैर कानूनी कामों के बहुत सारे सबूत मिले और गेराल्ड को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने उसे दोषी ठहराया और जेल भेज दिया, लेकिन मई 1988 में मात्र 34 साल की उम्र में जेल के अंदर ही गेराल्ड की मौत हो गई। उसकी मौत का कारण पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया। गेराल्ड की मौत के बाद पूरे इलाके ने राहत की सांस ली। हालांकि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गेराल्ड की मौत के कुछ सालों बाद उसकी मां एलिन बेटिस भी इस दुनिया से चली गई। उनके जाने के बाद यह घर पूरी तरह खाली पड़ गया और बाद में इसे बेचने के लिए बाजार में उतारा गया। इसके बाद वीवर परिवार ने इस घर को खरीद लिया। जब टोनी वीवर और उसकी पत्नी पहली बार इस घर में रहने आए तो वो बहुत ज्यादा खुश थे। उन्होंने घर को सजाने में कई दिन लगाए और सोचा कि ये उनके परिवार के लिए एक नई शुरुआत होगी। देखिए, टोनी एक ट्रक ड्राइवर था और उसके लिए यह बड़ा सा घर किसी सपने की तरह था, इसलिए उसने इसके पीछे की घटना जानने की कोई कोशिश नहीं की। शुरुआत के कुछ हफ्ते बिल्कुल शांति से निकले। फिर वीवर की पत्नी ने सबसे पहले कुछ अजीब चीजें नोटिस की। कई बार उसे ऐसा महसूस होता था जैसे कोई उसे दूर से देख रहा हो। जब वो रसोई में अकेली काम करती तो इसके पीछे किसी के चलने की हल्की आवाज सुनाई देती। जब वो मुड़कर पीछे देखती तो वहाँ कोई नहीं रहता था। फिर एक शाम सभी लोग नीचे वाले कमरे में बैठे थे, तभी उसकी पत्नी की नजर टेबल के पास पड़े कुछ सिक्कों पर गई। उसकी आंखों के सामने वो सिक्के धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगे। पहले तो उसे लगा कि शायद ये उसका कोई भ्रम होगा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद परिवार के सभी लोगों ने भी यह भयानक दृश्य देखा। सिक्के हवा में कुछ सेकंड तक उड़ते रहे और फिर अचानक फर्श पर गिर पड़े। इस घटना के बाद घर में और भी अजीब चीजें होने लगी। रात के समय बत्तियां बिना किसी कारण अपने आप जलने और बुझने लगती। कभी पूरे घर की लाइट अचानक बंद हो जाती थी, वो भी बिना किसी वजह के। परिवार ने इलेक्ट्रिशियन को भी बुलाया, लेकिन जांच में कोई भी खराबी नहीं मिली। सबसे डरावनी बात तब हुई जब खिड़कियां और दरवाजे अपने आप जोर जोर से खुलने और बंद होने लगे। कई बार आधी रात को जानवरों के रोने की इतनी तेज आवाज आती कि पूरा परिवार डर कर जाग जाता था। दिन बीतने के साथ साथ परिवार का डर बढ़ता जा रहा था। बच्चे अकेले कमरों में जाने से भी डरने लगे और वीवर की पत्नी लगातार तनाव में रहने लगी। हैरान करने वाली बात यह थी कि उस घर के सामने से गुजरने वाले लोगों ने भी अजीब दावा किया कि रात के समय उन्होंने घर की खिड़कियों पर एक बड़ी परछाई देखी है, जो इंसान की तरह दिखने पर भी जानवरों की तरह चार पैरों पर चलती दिखाई देती है। घर में लगातार हो रही अजीब घटनाओं से परेशान होकर टोनी वीवर और उनका परिवार मदद लेने के लिए मजबूर हो गया। एक दिन टोनी की पत्नी की नजर अखबार में छिपे एक एड पर पड़ी। ये एड CSPR मतलब सेंट्रल अरकानसास सोसाइटी फॉर पैरानॉर्मल रिसर्च नाम की एक जांच टीम का था, जो भूतिया जगहों की जांच करने के लिए मशहूर था। उन्होंने तुरंत टीम की फाउंडर कारेन सिलिंग से संपर्क किया और घर में होने वाली हर भूतिया घटना को विस्तार से बताया। पैरानॉर्मल टीम CSPR की फाउंडर कारेन सिलिंग ने अपनी टीम के साथ जब इस घर की 2 बार गहराई से जांच की तो उन्हें कई चौंकाने वाले डरावने सबूत मिले। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब टीम के सदस्य रात में कार से कुछ सामान लेने के लिए बाहर निकले तो उन्होंने ऊपरी मंजिल की खिड़की में एक अजीब चीज देखा। टीम के 3 सदस्यों ने साफ तौर पर एक डरावना चेहरा खिड़की से नीचे झांकते हुए देखा, जबकि उस समय पूरी टीम नीचे थी और ऊपर की मंजिल पर कोई भी एक इंसान मौजूद नहीं था। वीवर परिवार को समझ आ गया था कि गेराल्ड की क्रूरता के कारण उस घर में जो खौफ पैदा हुआ था वो आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाला। इसलिए उन्होंने अपनी मानसिक शांति और सुरक्षा के लिए उस घर को हमेशा के लिए खाली कर दिया। यहाँ तक कि उस टीम ने घर के अंदर कई नाइट विजन वीडियो कैमरे लगाए थे। बाद में जब उन्होंने रिकॉर्डिंग चेक किया तो उन्हें दीवार के आर पार उड़ते हुए चमकदार परछाई दिखी। फिर दूसरी जांच के दौरान टीम ने अपने साथ एक पैरानॉर्मल मीडियम मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो आत्माओं से बात कर सकता था उसे लेकर वहां पहुंचे। फिर उस मीडियम ने दावा किया कि उसने सीधे तौर पर गेराल्ड बेटिस की आत्मा से संपर्क किया है।
उस मीडियम का कहना था गेराल्ड की आत्मा बहुत गुस्से में थी। उसने टीम को गंदी गालियां दी और चिल्लाते हुए उन्हें तुरंत घर से बाहर निकल जाने को कहा। कारेन सिलिंग ने बाद में मीडिया को बताया कि उनके पास इन दोनों जांचों के बहुत ही पुख्ता वीडियो सबूत थे, लेकिन हैरान करने वाली बात तब हुई जब पुख्ता सबूतों वाली वीडियो टेप मिस्टीरियस तरीके से कहीं गायब हो गई। उन्होंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की पर वो टेप कभी मिली ही नहीं। ये घर आज भी अरकासास के सबसे फेमस हॉन्टेड प्लेसेस में गिना जाता है। इस घर पर कई अमेरिकी पैरानॉर्मल टीवी शोज ने डॉक्यूमेंट्री और इन्वेस्टिगेशन भी किए। तो आखिर बेटिस हाउस का रहस्य क्या था? क्या गेराल्ड बेटिस सिर्फ एक क्रूड इंसान था या उसकी मौत के बाद भी उस घर में कुछ ऐसा रह गया जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया? इस कहानी में कई बातें ऐतिहासिक रिकॉर्ड का हिस्सा है, जबकि कई दावे स्थानीय लोगों और पैरानॉर्मल जांचकर्ताओं के अनुभव पर आधारित है। सच क्या है इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ।